आज का काम पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिजिड बॉडी मोशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे रोटेशनल मोशन के बेसिक्स बता दिए थे। ठीक है, और वो उसमें क्या बताया था, उसमें हमने सीखा था कि लीनियर मोशन में जो काम डिस्प्लेसमेंट करती है वही काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है। और ऐसे ही यहाँ वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ एक्सेलरेशन, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स और टॉर्क। ठीक है, टॉर्क। और यहाँ पे मास, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हमने सीखा था। अब रिजिड बॉडी में हमें क्या करना है, एक इसमें जनरली रोटेशनल मोशन देखना है हमें, रोटेशनल मोशन। और इसमें जो है क्या होगा वो बात करते हैं। तो सबसे पहले एक रिजिड बॉडी होती क्या है वो बता देता हूँ। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड मतलब जो बदले ना, है ना, जो जिसमें बदलाव ना आए, जिसमें कुछ चेंज ना आए। तो अगर मान लो कोई ऐसी बॉडी है जिसमें M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, N पॉइंट्स हैं। N पॉइंट्स में हर एक 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा कुछ। तो ये देख लो, ये मान लो इनके बीच का डिस्टेंस ये मैं ले लेता हूँ ith पार्टिकल और ये jth पार्टिकल। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? Rij। इनके बीच का डिस्टेंस हो गया Rij। तो जहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, उसे हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। Rij रिजिड मतलब जब दोनों के बीच का डिस्टेंस बदल नहीं रहा तब बोलते हैं रिजिड। ठीक, जैसे कि मान लो मैंने ये इंक ले ली, अब मैंने इसे प्रेस किया, फोर्स लगाया, तो आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा दब गया। ठीक है, तो जो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस था वो कम हो गया। ठीक है, ऐसे ही जब ये यहाँ से दबा तो इधर वाला पार्टिकल थोड़ा सा बाहर आ गया और इधर वाला पार्टिकल भी बाहर आ गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया। तो जब चीज़ कंप्रेसिबल होती है, जो दब जाती है, थोड़ी सी खिंच जाती है थोड़ी सी, तो वो रिजिड नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके बीच के पार्टिकल्स का डिस्टेंसेस कम ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन अगर वो कांस्टेंट है, अगर वो बिल्कुल कांस्टेंट है कि आप जोर मार लो, वो जोर लगा लो, वो थोड़ा सा भी दब नहीं रहा, तो फिर वो क्या होगा? वो एक रिजिड बॉडी है। सिंपल, इजी है। ओके, तो जब भी हम इसमें बात करते हैं हम मेनली लेते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन मतलब बॉडी घूम रही है। ठीक है, अब वो घूम ऐसे भी सकती है जैसे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, हम ये वाला रोटेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें बॉडी अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम रही है। ठीक है, हम इसे लेते हैं रोटेशनल मोशन, क्योंकि उसमें और मोशन भी है। हम एक बार इसको काउंट करते हैं। ठीक है, इस मोशन में अब इसे घुमाया जा सकता है आराम से। क्या होगा? पहले तो जब भी रोटेशन की बात आएगी तब एक एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा कि किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है वो। ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। मैंने आपको वेक्टर्स चैप्टर में भी बताया था, 2 तरह के वेक्टर्स होते हैं, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट होता है, एक्सियल वेक्टर वो होते हैं जिनका कोई इनिशियल पॉइंट नहीं होता, वो सिर्फ एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो जो रोटेशनल वेक्टर होते हैं यहाँ पे वो आएंगे अब सारे, जैसे कि टॉर्क, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि ये सब जो क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी हैं, एंगुलर वेलोसिटी टाइप। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है। ठीक हो गया? ओके, तो सबसे पहले तो घुमाने के लिए क्या ज़रूरी है वो देख लो, और वो है हमें जिस चीज़ का हिसाब रखना पड़ेगा वो होता है रोटेशनल इनर्शिया, या फिर इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ
इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या था? लीनियर मोशन में इनर्शिया क्या था? लीनियर मोशन में इनर्शिया था मास, कि भारी बॉडी को चलाना मुश्किल है, हल्की बॉडी को चलाना आसान है। क्यों? क्योंकि हर बॉडी की कोशिश होती है कि भाई मैं जिस स्टेट में हूँ उसी में रहूँ। तो अगर मैं रेस्ट पे हूँ तो रेस्ट पे रहना चाहता हूँ, रेस्ट पे रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मास कम है तो मेरे को कोई थोड़ा सा फोर्स लगा के भी चला देगा, मतलब मेरा इनर्शिया कम है, मतलब मेरे में जान जून नहीं है। ठीक है। और अगर मेरा मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है मेरे में, इनर्शिया ज़्यादा मतलब ढीठ टाइप, जिद्दी ढीठ, कि कहीं जा रहे हैं कि चल 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 नहीं रहा, तो किस पे आपका जोर जल्दी चलेगा? जिसका मास कम होगा, मतलब जिसका इनर्शिया कम होगा उस पे जोर जल्दी चल जाएगा, थोड़ा सा फोर्स लगाओगे वो चल पड़ेगा, और जिसका ज़्यादा होगा मास उसे चलाना मुश्किल होगा। तो जैसे लीनियर मोशन में मास है, इनर्शिया बोलते हैं जिसे, इनर्शिया लेते हैं जिसे, वैसे ही रोटेशनल मोशन में वही इनर्शिया बन जाता है रोटेशनल इनर्शिया। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। डेफिनेशन क्लियर है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी जो कि बिल्कुल एनालोगस है किसके? इनर्शिया इन लीनियर मोशन के। इट इज़ द प्रॉपर्टी इन रोटेशनल मोशन। क्या बताती है ये? कि किसी चीज़ को घुमाना कितना आसान या कितना मुश्किल है। तो वो तो बॉडी जो थी, पिछला जो था वो तो सिर्फ मास पे डिपेंडेंट था ना, मास कम तो चलाना आसान, इनर्शिया कम, मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा। लेकिन ये सिर्फ मास पे नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी। इसके लिए इम्पोर्टेंट है मास का डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहीं पे मास ज़्यादा हो और कहीं पे मास कम हो, वो भी इसे हिसाब किताब देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैंने सेंटर ऑफ मास में बताया था कि अगर आप किसी नोटबुक को फिंगर पे घुमा रहे हो और उसमें अगर आप कुछ और रख दो ऊपर, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दो, तो उसे घुमाना भी मुश्किल या आसान हो जाएगा, और उसका पॉइंट ऑफ जो सेंटर ऑफ मास है वो भी शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे जो भी बात आएगी वो अब मास डिस्ट्रीब्यूशन की आएगी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन में इसे किस तरह से, इसका फॉर्मूला क्या है। तो मैं निकाल देता हूँ, मान लो कोई बॉडी घूम रही है, मैं उसके फॉर्मूला निकाल देता हूँ काइनेटिक एनर्जी से। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो मान लो मेरे पास है 50 पार्टिकल्स, मैं क्या लिखूंगा? हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2², इस तरह से लिख दूंगा, प्लस डैश 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 डैश। ठीक है। जितने भी पार्टिकल्स हैं n मान लेते हैं, हाफ mn vn²। तो अगर हमने ऐसा लिख दिया तो v कितना होता है? v याद है आपको? v इज इक्वल टू, क्योंकि अब बॉडी सीधा नहीं चल रही, उसकी वेलोसिटी लीनियर नहीं है, उसकी वेलोसिटी लीनियर ना होके कैसी है? रोटेशनल। तो रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी मैटर करती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशनल मोशन में इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी, और वहाँ फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा। ओके, आर क्या है? आर है कि मान लो जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है उससे उसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3। हर पार्टिकल का कितना डिस्टेंस है? तो अगर मैं पहले पार्टिकल की वेलोसिटी लिखूंगा तो वो हो जाएगा r1 ओमेगा 1। ठीक है। दूसरे के लिखूंगा तो वो हो जाएगा r2 ओमेगा 2, और Vn की Rn ओमेगा n। ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। लेकिन एक बात है कि जब ये बॉडी रिजिड है, जब सारे पार्टिकल अपनी अपनी फिक्स बिल्कुल डिस्टेंस पे हैं, चेंज नहीं हो रही, तो अगर एक पार्टिकल किसी वेलोसिटी से घूम रहा है तो दूसरा पार्टिकल अलग वेलोसिटी से घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता। अगर अलग अलग वेलोसिटी पे घूम रहे होते तो क्या होता? आगे पीछे हो जाते, आगे पीछे होते मतलब डिस्टेंस बदल सकते।
अगर डिस्टेंसेस बदलने का प्रोविजन होता तो फिर ये अलग अलग स्पीड पे मूव कर सकते थे। अलग अलग स्पीड मतलब एंगुलर वेलोसिटी पे, अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी पे मूव कर सकते थे। पर जब इनका फिक्स है इकट्ठा रहना, तो क्या होगा, सेम एंगुलर वेलोसिटी पे मूव करेंगे ये। जैसे कि मान लो मैंने ये रोड ली, अब मैं इस रोड को घुमा रहा हूँ, तो जिस वेलोसिटी से, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है, उसी से ये वाला, उसी से ये वाला, तभी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा ना, नहीं तो बदल जाता। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम ओमेगा लेंगे, यहाँ पे भी ओमेगा लेंगे और एन पे भी ओमेगा लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, हाफ, बाहर रख लो, m1, ठीक है, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस अप टू n। यहाँ तक देखो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? सिंपल है। ओके, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ हाफ, और अंदर लिखूँगा मैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 प्लस अप टू 3 भी क्या n लिख देता हूँ बस, अप टू mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और इस चीज़ को मैं अगर समेशन की फॉर्म में लिख दूँ, इतना लंबा ना लिख के, तो हम लिख सकते हैं m i r i स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। देखो ठीक लिखा है, कोई गड़बड़ तो नहीं? ओके, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर सिंपल काइनेटिक एनर्जी की जगह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखें तो देखो वो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर वाली ही फॉर्म है ना ये, हाफ ये वी स्क्वायर, वी में क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो ये क्या काम कर रहा है, ये मास का काम कर रहा है। अगर इसे कंपेयर करें हाफ एम वी स्क्वायर से, तो वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि रोटेशनल मोशन है, हाफ की जगह हाफ, तो बचा हुआ क्या है, मास, मास इन रोटेशनल मोशन। तो हमारे पास इनर्शिया ऑफ, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि रोटेशनल इनर्शिया है, उसका फॉर्मूला आ गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से, और वो किसके इक्वल है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे भी 1 to n लिख देते हैं, और मास का प्रोडक्ट इनटू हर एक पार्टिकल के डिस्टेंस का स्क्वायर। और कहाँ से डिस्टेंस देख रहे हैं, सेंटर से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास में से पास करता है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिससे के अबाउट वो बॉडी घूम रही है, वहाँ से देख रहे हैं हम। तो आई हमारे पास फॉर्मूला आ गया समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। तो कौन सा मास कितनी दूरी पे है, ये भी मैटर कर रहा है ना। कोई हैवी मास ज़्यादा दूर हो गया तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा, कोई हल्का मास दूर हुआ तो ये नंबर ठीक ठाक सा रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सा मास कितनी दूर है ये भी मैटर करता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस जो है ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट है। देखो कोई बात दिक्कत वाली लगती है तो बताओ, नहीं तो ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, चल जाएगा काम, सिंपल है। ओके, इसी के साथ एक और जुड़ी हुई टर्म है, वो भी हम कर लेते हैं अभी। इसी के साथ रिजिड बॉडी में हमारे साथ दूसरी टर्म एक और आती है, वो आती है रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन इंपॉर्टेंट टर्म है और कम समझ में आती है बच्चों को, दिक्कत रहती है, मतलब कंफ्यूजन रहती है, तो ध्यान से समझना। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है? देखो ऐसा डिस्टेंस, ऐसा रेडियस कह लो, ऐसा डिस्टेंस कह लो कि अगर मास जो है, बॉडी जो है वो अलग अलग तरीके से उसमें मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है।
और वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दे दिया है, ठीक है। MI/RI² मतलब मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम हम ये जो मास है बॉडी का कितना मान लें, टोटल मास m मान लें, और उस बॉडी को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दें। कौन से डिस्टेंस, लेट्स से k। अगर हम बॉडी एक मास m की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ले लें, ठीक है, तो अगर ये मास और ये डिस्टेंस इतना ही रेडियस ऑफ जाइरेशन मतलब इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दें जितना कि वहाँ से मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो k है, इट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन वो डिस्टेंस है जिस पे टोटल मास m की बॉडी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देती है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन का आता है। बात पता लग गई? जो इस मास डिस्ट्रीब्यूशन से पूरी बॉडी, पूरे मासेस अलग अलग सब जगह फैले हुए हैं, इससे कुछ डिस्टेंस पे, कोई कम डिस्टेंस पे है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस पे है ना, पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन है। हो सकता है यहाँ पे मास जो है वो कम हो, यहाँ पे मास भी ज़्यादा हो, या फिर यहाँ पे ज़्यादा हो और यहाँ पे कम हो, तो कुछ भी हो सकता है। कितना भी मास कितनी भी डिस्टेंस पे, कितनी भी रेडियस पे हो सकता है। ये एक प्रॉपर पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये अलग अलग मासेस अलग अलग डिस्टेंसेस पे ये मास डिस्ट्रीब्यूशन एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है। अगर सेम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल मास से एक पर्टिकुलर रेडियस पे मिल जाए, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मिल जाए, तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ मास की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो हमने लिखा था कि भाई जहाँ पूरा बॉडी सपोज कर सकते हो आप इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे है ना, तो यह भी वैसा सही है कि ये उतना ही हिलाना उसे मुश्किल रहेगा, घुमाना उसे उतना ही मुश्किल रहेगा उस डिस्टेंस पे अगर सारा मास रख दें तो, जितना कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में मुश्किल रहेगा। ये रेडियस ऑफ जाइरेशन है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से इक्वल रखता हूँ, mk² इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n MI/RI², ठीक है। और हम इसे खोल लेते हैं, m1r1² प्लस m2r2² प्लस mn/rn², ठीक है। ओके, अब एक काम कर लो कि हम हर पार्टिकल जो है वो इक्वल मास कर लेंगे। इक्वल मास कर लेंगे तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mn इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। सारों का मास बराबर, तो m बाहर निकाल लो और r1² प्लस r2² प्लस r3² अप टू rn²। ये स्टेप भी समझ में आ गया। एक और काम कर रहा हूँ मैं, n से डिवाइड कर रहा हूँ इसे और इसे n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कर सकते हैं, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अगर n पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे m मास के हैं, तो टोटल मास कितना हुआ बॉडी का, n इंटू m। अगर मेरे पास एक पार्टिकल का मास 1 किलो है और मेरे पास 100 पार्टिकल्स हैं, तो टोटल मास बॉडी का कितना हुआ, 100। कैसे निकाला आपने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच पार्टिकल, ऐसे निकाला। तो ये जो nm है ये एक्चुअल में टोटल मास है ना, जो कि इस तरफ भी लिखा हुआ है mk²। और अगर इस m से इस nm को काट दें तो k² कितना आ गया, या k कितना आ गया, k² आया r1² प्लस r2² प्लस rn² डिवाइडेड बाय n का अंडर रूट। अंडर रूट क्यों? क्योंकि k² था, तो k आ गया इसके इक्वल।
तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई। आपने सारे पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस का स्क्वायर लिया, स्क्वायर, उस स्क्वायर का एवरेज लिया और उस एवरेज का अंडर रूट लिया। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पहले आपने स्क्वायर लिया, फिर आपने एवरेज यानी कि मीन लिया और फिर आपने स्क्वायर रूट ले लिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन बेसिकली क्या है? इट इज़ द रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, ये है। तो अगर आप ऐसे उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेके उस पे पार्टिकल मास m को रखोगे, उसे घुमाना भी उतना ही जोर लगाना पड़ेगा उसे घुमाने के लिए भी, जितना के अलग अलग बॉडीज़ को अलग अलग पार्टिकल्स को लगाना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जाइरेशन। नहीं, फिर सेंटर ऑफ मास पे नहीं ले लेना, हम उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे देख रहे हैं जिस सेंटर ऑफ पे, मतलब जिस एक्सिस पे पहले काउंट किया है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस कि आपको हर पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी को जितना घुमाने में काम करना पड़ेगा, अगर इसी मास की बॉडी को इतने डिस्टेंस पे रख दो तो उसे घुमाने में भी उतना ही काम करना पड़ेगा उसी एक्सिस के अबाउट। तो ज़रूरी नहीं होता कि वो सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट घुमाना है। मेरे को ज़रूरी थोड़ी है कि मैं इसको घुमाना चाहता हूँ तो मैं इसे यहाँ से सेंटर से ही घुमाऊँगा। मैं इसे कॉर्नर से पकड़ के ऐसे भी तो घुमा सकता हूँ, या ऐसे कॉर्नर से पकड़ के ऐसे भी तो घुमा सकता हूँ। अब कौन से एक्सिस के अबाउट है? अब ये वाला एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रही है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और इसी में हमारा अगला काम है कि आपका पहला काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझो, उसका फॉर्मूला समझो, रेडियस ऑफ जाइरेशन समझो। इसके बाद जो अगले आर्टिकल्स हैं सारे, कई सारे आर्टिकल, हमारे मेन सारे आर्टिकल यही हैं कि मैंने अलग अलग शेप्स ले ली, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, जैसे कि ये रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। इसे अब मेरे को घुमाना है, इसको घुमाना है मेरे को इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो कैसे, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना पड़ेगा मुझे? ऐसे घूमेगा, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना पड़ेगा? पहला काम। अब मैंने ले लिया इसे इस एक्सिस पे, तो कितना लगाना पड़ेगा? दूसरा काम, ठीक है। अब मैंने ले लिया इसे ऐसे, अब मेरे को इसे ऐसे नहीं घुमाना, मेरे को इसे ऐसे घुमाना है, तो कितना काम करना पड़ेगा? मतलब लंबे एक्सिस पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि छोटे एक्सिस पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा? सेंटर वाले पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा या साइड वाले पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा? ये सब चीज़ें अब आती हैं इसके बाद। तो पहला हमारा टॉपिक यही है, ठीक है। ये ख़त्म हुआ, ये अच्छे से सीखना है, ठीक। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।